सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन। और आपके सवाल मेरे जवाब इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने सोचा बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कुछ को जवाब मिलता है, कोई छूट जाता है और इसमें से कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होते हैं। तो इसी मुद्दे को नज़र रखते हुए मैंने ये सेशन शुरू किया है कि आपके कुछ मैं कमेंट्स उठाऊंगा जो कि महत्वपूर्ण मुझे लगे और उनका जवाब मैं वीडियो को दायरे दे दूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो फिर इसे कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई हर्ज नहीं उसे बंद करने में भी। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे हम कंटिन्यू शुरू करेंगे और करते वीडियो में शुरुआत और रुक करते आपके सवालों की तरफ दोस्तों। तो चलिए करते वीडियो में शुरुआत। अगली बार इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे। इस बार चलो इतना टाइम नहीं है वीडियो एडिटिंग में या फिर उसे बहुत डेकोरेटिव बनाने में टाइम जाता है। तो चलिए इस बार ऐसा आप कंसिडर कीजिएगा, उसे आप इग्नोर कीजिएगा बाकी चीज़ों को और शायद उसमें हम क्वालिटी सुधारने की भी कोशिश में ज़रूर करूँगा जैसे समय आएगा। अकेला इंसान हो तो इतना सारा मैनेज मुझसे नहीं होता है। तो चलिए पहले कमेंट्स की तरफ मुड़ते हैं और निकिता जी पूछती है कि क्या हम दोनों भी कोटे के लिए एलिजिबल है क्या, मतलब TFWS भी और लेडीज़ में भी। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल होता है कि क्या मैं किस किस चीज़ का क्लेम करूँ। मैं जिस भी कैटेगरी में आप एलिजिबल हो तो क्या मैं उसमें से इससे करूँ या इससे करूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों कि जितने हो सके उतनी सीट टाइप पर आप क्लेम करो। आपका क्लेम नहीं छोड़ना है। अगर मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मैं कैटेगरी पे भी क्लेम करूँगा, ओपन पे तो डिफ़ॉल्ट रहेगा ही। उसके बाद फिर अगर वर्टिकल कुछ रिजर्वेशन है तो उसका भी क्लेम रहेगा जैसे कि लेडीज़ का, और फिर TFWS EW जैसी सीट्स है तो फिर उस पर भी हम क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर इस सभी में क्लेम कर दिया और किसी एक में ही आपका विचार करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपका एडमिशन सिस्टम में आपकी जितनी भी कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल होंगे तो आपको सिर्फ एक कैटेगरी से नहीं अलॉटमेंट होता है, आपको सभी का विचार किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं OBC कैटेगरी से हूँ और मैं TFWS के लिए भी एलिजिबल हूँ तो फिर मैं TFWS के भी भर दूंगा ऑप्शंस। मैं OBC में भी ट्राई होगा और मेरा ओपन के लिए भी विचार होगा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आप जितना हो सके उतने सीट टाइप पर आप क्लेम करें और सभी का विचार होता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका लेडीज़ में भी विचार होगा और TFWS का भी आप ऑप्शन दे सकते हो। तो ऑप्शन फॉर्म भरते समय आप सिर्फ ये विचार कीजिएगा आपको किस ऑप्शन को कहाँ पे रखना है, आपको किसी कितना वेटेज देना है ये आप पर डिपेंड होगा, लेकिन आप क्लेम कर सकते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन था कि आप SCBC कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा था नीलेश जी ने। तो मैं बताना चाहता हूँ कि फिलहाल ये प्रकरण तो न्याय प्रविष्ट है और अभी फिलहाल ये पता चला कि अगले 9 तारीख को, आने वाली 9 तारीख को हियरिंग है। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हुआ है, हियरिंग लिखा है, लेकिन हियरिंग उनका अभी है। एक खंडपीठ के सामने उनकी सुनवाई होगी 9 तारीख को। देखेंगे कि क्या 9 तारीख को फैसला होता है कुछ या फिर आगे फिर से तारीख जाती है। गवर्नमेंट ने तो ये इस परिस्थिति में डिसाइड कर दिया है कि SCBC आरक्षण के बिना ही एडमिशन सिस्टम शुरू करे। हालांकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी इशू कर दिया है। आपका UG PG दोनों भी एडमिशन सिस्टम के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इशू हो चुके हैं और उसमें SCBC का कहीं भी नाम भी उन्होंने नहीं लिखा है या फिर कहीं नोट भी नहीं लिखी है कि अगर आपका आरक्षण मिलता है फिर से तो फिर क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली ये होता है कि SCBC का उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया तो आप सारे स्टूडेंट्स फिर ओपन या फिर EWS में स्प्रेड हो जाओगे। तो फिर आपको EWS से ही एडमिशन या फिर ओपन से ही इस साल करना पड़ेगा। अगर कुछ अपडेट आता है बीच में तो मैं ज़रूर आप तक उसे पहुंचाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अगला सवाल पूछते ड्रामेटिक गर्ल की आई एम फ्रॉम ओपन कैटेगरी बट आफ्टर MST CET 2020 आई गेट EWS सर्टिफिकेट। और अभी वो कंफ्यूज है कि क्या करे, एडमिशन कहाँ से ले या फिर कैसे कर सकते। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, या और एक आदित्य जी का भी कमेंट्स इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द था कि ओपन कैटेगरी में आपने MST CET का फॉर्म भरा था क्योंकि उस समय उनके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन अब EWS सर्टिफिकेट उनके पास आ गया है। तो क्या करें, EWS से जाए या फिर ओपन से जाए, कैसा होगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको एडमिशन सिस्टम के लिए फिर से अलग सा फॉर्म भरना पड़ता है, सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता है और CET के फॉर्म की और इस फॉर्म की कोई लिंक नहीं होती है। CET का फॉर्म सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के तौर पर लिया जाता है। वहाँ पे सिर्फ फीस का कंसेशन आपने भरे हुए फॉर्म के आधार पर आपको दिया जाता है, वहाँ पे कोई वेरिफिकेशन होता नहीं है। तो लेकिन इस फॉर्म में आपका पूरा वेरिफिकेशन होता है। तो आप कैप के लिए जब एप्लीकेशन करोगे तो उसमें आवश्यक चेंजेस आप कर सकते हो। मतलब पहले मैंने ओपन कैटेगरी से भरा, लेकिन अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट है तो मैं कैप एडमिशन में कैटेगरी से एडमिशन ले सकता हूँ।
या फिर उसका उल्टा भी हो सकता है, मेरे पास पहले कैटेगरी कागजात थे लेकिन मैंने कैटेगरी डाल दी लेकिन मेरे पास वैलिडिटी नहीं है, नॉन क्रिमिलेयर भी नहीं है और कास्ट सिर्फ कास्ट है, नॉन क्रिमिलेयर उपलब्ध हो ही नहीं सकता मेरा, तो फिर मैं ओपन में भी भर सकता हूँ अभी ये फॉर्म, और फिर जो डिफरेंस होगा फीस का फिर उसे मुझे भुगतान करना पड़ेगा। अगर मैंने सीईटी में भरते समय अगर फीस का कंसेशन लिया था तो सिर्फ उसका डिफरेंस मुझे ये फॉर्म भरते समय भरना होगा, लेकिन आप चेंजेस कर सकते हो। अगर कोई भी चेंजेस हो, अगर आप वहाँ पे आपने गलती से कैटेगरी डाली थी, अब कैटेगरी आपकी नहीं है तो आप उसे ओपन भर सकते हो। अगर वहाँ पे उस समय ओपन था, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, अब आया है तो आप कैटेगरी का भर सकते हो, उसमें कोई नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्म है एंट्री लेवल का फॉर्म है अभी जो एडमिशन का, तो वहाँ पे आप आवश्यक बदलाव कर सकते हो। सीईटी के फॉर्म में जनरली वो सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है, वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो जो वेरिफिकेशन का सिस्टम है एफसी सेंटर पर तो वो इस फॉर्म से होता है, तो आपको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। फाइनल मेरिट लिस्ट तक आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, सॉरी ग्रीवेंस पीरियड तक आप कोई डॉक्यूमेंट है तो दे सकते हो। तो सार ये है इस क्वेश्चन का, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि आप चेंजेस कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़े तो अगला क्वेश्चन है, शुभम जी पूछते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस स्टेट का मिला, ये एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि स्टेट का उनको मिला है नहीं मिलता है और सेंट्रल का ही उनको मिलता है। तो ये प्रॉब्लम है कि देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर नियमों की तरफ चले जाए, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर की तरफ चले जाए, तो उनमें जो उन्होंने फॉर्मेट दिया है वो मराठी वाला स्टेट का फॉर्मेट ही है मुझे लगता है, और उस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जो दिया है वही एफसी मांग सकती है, हो सकता है ये। लेकिन बहुत तहसील के ऑफिस में ऐसा होता है कि एससीबीसी स्टूडेंट को फिर सिर्फ स्टेट का ही, क्योंकि उनको आरक्षण एससीबीसी का था ऑलरेडी स्टेट में, तो फिर वो ईडब्ल्यूएस नहीं होते थे, वो सिर्फ देश के लेवल पर या फिर जो अदर महाराष्ट्र की जो काउंसलिंग थी उनके लिए फिर ये होता था, उनको एससीबीसी नहीं था तो वहाँ फिर ऑब्वियसली वो ओपन में चले जाते, जनरल में चले जाते थे, फिर उनको वो मिलता था, सेंट्रल का मिलता था। लेकिन अब ये परिस्थिति बदल चुकी है, तो एससीबीसी का अगर उन्होंने इंक्लूजन किया ही नहीं है रिजर्वेशन में, तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स अब ओपन कैटेगरी में हो गए और उनको उस फॉर्मेट में वो मिलना चाहिए। लेकिन अभी अगर हो सकता है कि उसमें देर हो, बहुत सारी बातों का इसमें भी मतलब प्रॉब्लम है, अभी आप अप्लाई करोगे कब आएगा वो भी, अगर उन्होंने कहा भी देंगे अभी, क्योंकि अभी ये उन सभी ऑफिस को पता चलना होगा कि ये एससीबीसी का अभी स्टॉप किया है और एडमिशन सिस्टम में इंक्लूजन नहीं हुआ है, तो फिर उनको स्टेट का आपको देना होगा, या फिर सीटी सेल को ही कुछ एफसीज को ऐसा इंस्ट्रक्शंस देना होगा कि आप सेंट्रल का भी एक्सेप्ट करें। क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग में ऐसा क्या होता है कि जनरली ट्रेनिंग में उसको कुछ बताते हैं, हम स्टूडेंट सॉरी जो कॉलेज के काम करने वाले लोग होते, एफसी के काम करने वाले लोग होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर बताते कि आपने ये फॉर्मेट देखना है, तो वो लोग फिर ये सोचते नहीं है कि आपको सेंट्रल का क्यों मिला, आपको स्टेट का क्यों नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ बोलेंगे मुझे उस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे उस बाकी का कुछ पता नहीं है, मुझे उस फॉर्मेट में दे दो या फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, तो चलिए उसके पहले हम भी ट्राई करेंगे, मेरी तरफ से मैं भी ट्राई करता हूँ कि सीईटी सेल से कांटेक्ट करें और इस प्रॉब्लम को उन तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर हम करेंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हो तो अगला क्वेश्चन रितेश डोईफोड़े जी पूछते हैं कि दोनों इसमें ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं क्या, मीन्स वो पूछना चाहते हैं कि टीएफडब्ल्यू से हमने बात की, टीएफडब्ल्यू से हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऑप्शन फॉर्म के बारे में पूछा है कि भाई ऑप्शन कैसे देने, हम क्या टीएफडब्ल्यू के लिए अलग सा ऑप्शन होगा क्या, क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद तो ज़रूर होगा। कि देखो मैं बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी सीट में पात्र हो, आप सारे के लिए भी आप एलिजिबल हो, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे ईडब्ल्यूएस और टीडब्ल्यू जैसी चीज़ें हैं वहाँ पे आप सीट आपका जो ऑप्शन है वो भी दे सकते हो, लेकिन बाकी के लिए आप डिफ़ॉल्ट हो पात्र होते हो। जैसे कि अब मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन के जवाब देते समय ही कहा कि अगर मैं ओबीसी हूँ तो मेरा डिफ़ॉल्ट ओपन में, मुझे ओपन की सीट जब अलॉट होती है तो मुझे डिफ़ॉल्ट मेरा विचार वहाँ पे होता है, क्योंकि ओपन की सीट अलॉट करते समय कैटेगरी का कोई टैग नहीं होता है, सीधा मेरिट के नंबर्स की तरह से उनको एडमिशन दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में उसका भी डिस्कशन किया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो टीएफडब्ल्यूएस के अलग चॉइस कोड उपलब्ध होता है, आप दोनों सेलेक्ट कर सके, मतलब नॉर्मल चॉइस कोड भी दे दोगे और उसी ब्रांच के लिए आप फिर टीएफडब्ल्यूएस का भी दे पाओगे। कुछ इस उदाहरण में मैंने बताया कि समझो मैंने यहाँ पे दे दिया सीयूपी का कंप्यूटर नॉर्मल टीएफडब्ल्यूएस वाला पहले दिया, फिर विजेटीए का कंप्यूटर टीएफडब्ल्यूएस दिया, क्योंकि मुझे टीएफडब्ल्यूएस को प्राधान्य देना है। उसके बाद मैंने सीयूपी का कंप्यूटर नॉर्मल दिया है और विजेटीए का फिर कंप्यूटर नॉर्मल दिया है। दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरा कॉलेज का एग्जांपल, पीआईसीटी कंप्यूटर का टीएफडब्ल्यूएस मैंने दे दिया, फिर कंप्यूटर पीआईसीटी का नॉर्मल कंप्यूटर दे दिया और फिर पीआईसीटी का सेकंड शिफ्ट मैंने दे दिया। दोस्तों मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया होगा कि सेकंड शिफ्ट का इस साल मर्जर हुआ है,
उसमें मैं अपडेट आपको देना चाहता हूँ। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आपको हो सकता है, अभी ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको इस साल सेकंड शिफ्ट के चॉइस अवेलेबल हो वहाँ पे चॉइस सेलेक्ट करने में, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि बैक एंड में डीटी ने ये पूरा प्रोसेस नहीं किया है और अगले 1-2 साल में वो होगा। लेकिन एआईसीटी ने सीट का मर्ज किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं सेकंड शिफ्ट सेलेक्ट करने में। अगर आपको चॉइस कोड भी अवेलेबल वहाँ पे होता है सेपरेट शिफ्ट का, तो बिल्कुल आप विचार मत कीजिएगा, क्योंकि अभी जो कॉलेज रन होंगे वो इसके मतलब सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में पहले जो फर्क था टाइमिंग का, अभी वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि एआईसीटी ने तो उसमें कोई फ़र्क नहीं किया है। तो आप सेकंड शिफ्ट की तरफ जा सकते हो, सेकंड शिफ्ट का अगर आपके लिए सेपरेट चॉइस कोड प्रोवाइड होता है तो। लेकिन यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जवाब मैं देना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप अलग अलग आपके वहाँ पे सीट टाइप्स होंगे, सॉरी आपको ऑप्शन होंगे, तो आप उसे ईजिली सेलेक्ट कर पाओगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते वैद्य जी पूछते हैं कि NT3 स्टूडेंट हो, लेकिन वहाँ पे बहुत सीट, उनको सीट मैट्रिक्स उन्होंने रेफर किया होगा, तो वहाँ पे बहुत कम सीट उनके लिए, तो फिर वो पूछते हैं कि क्या ओपन के थ्रू वो ये करे, अप्लाई करे, क्योंकि उनके मन में लाजमी एक सवाल आएगा कि NT3 के लिए या फिर किसी सीट टाइप आप सीट मैट्रिक्स रेफर करोगे तो बहुत कम जगह, 2-3, एक कहीं पे एक आपको जगह मिल जाएगी। तो फिर वो ये कन्फ्यूज़ हो गए कि क्या करूँ मैं, एक जगह से अच्छा है कि उधर 12-13 जगह दिख रही होंगी ओपन में, तो फिर क्या उधर से हम ट्राई करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ओपन के लिए अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कैटेगरी में ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जब आप कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो फिर कैटेगरी के साथ साथ आप ओपन के लिए डिफ़ॉल्ट एलिजिबल होते हो। दोस्तों ओपन के जो सीट्स होते हैं उसके लिए कोई सीट टाइप यानी कोई कैटेगरी का टैग होता नहीं है। स्टेट आपके फर्स्ट नंबर से जहाँ तक ओपन कैटेगरी की सीट खत्म होगी वहाँ तक सभी को एडमिशन वहाँ पे मिलता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। देखिए एक पिछले साल का सिविल इंजीनियरिंग का एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग CUEP का ये अलॉटमेंट का लिस्ट है, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा OBC स्टूडेंट है उसको ओपन की सीट मिल गई है, यहाँ पे DTVJ का स्टूडेंट है उसको ओपन की सीट मिल गई है, यहाँ पे अगेन OBC का है उसको ओपन की सीट मिल गई है, यहाँ पे OBC का है ओपन, यानी ये कैटेगरी में उनका क्लेम है लेकिन उनको सीट ओपन, मतलब उनको ओपन में कंसिडर किया गया है। तो आप चिंता क्यों करते हो, आपको ओपन में डिफ़ॉल्ट आप आओगे, आप अपने कैटेगरी से अप्लाई कीजिएगा, आप अपने कैटेगरी के साथ साथ ओपन के लिए भी कंसिडर होते हैं। दोस्तों अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ मुड़ते तो ज्योति जी पूछती है कि लो मार्क स्टूडेंट्स के लिए क्या कॉलेज मिलेगा, क्या उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम इंजीनियरिंग के फैक्ट में आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे कॉलेजेस की सीट्स खाली रहती है, तो ऐसा होगा नहीं कि किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि सबको एडमिशन मिलेगा। इंजीनियरिंग बोल रहे तो सबको एडमिशन मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिर्फ आपको ये करना होगा कि कितने आपके परसेंटाइल है या फिर आपकी रैंक कितने आई है, उसके हिसाब से आपको उसमें से ही अच्छा कॉलेज ढूंढना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ स्कोर है आपका, भले 1 परसेंटाइल हो, लेकिन फिर आपको 1 परसेंटाइल वाले को पिछले साल जिनकी सीट्स खाली हुई थी ऐसे 10, 12, 15, 20, 25 कॉलेज आपको ढूंढने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर ब्रांच के, और फिर उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। अगर आप वहाँ जा सकते हो तो आपको एडमिशन वहाँ पे मिल जाएगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो जिनको कम मार्क्स आए निराश होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप ट्राई कीजिएगा, आखिर तक अगर आप लड़ते रहे तो आपको ज़रूर अच्छा कॉलेज मिलता है आपके हिसाब से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, एक छोटा सा एक प्रयत्न था मेरी तरफ से, एक मुझे लगा कि ऐसा आपने करना चाहिए। दोस्तों मुझे कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि संडे को लाइव सेशन करें ताकि आपका और क्वेश्चन है तो फिर हम लाइव डिस्कशन भी कर सके। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या हमने संडे को लाइव करना चाहिए या फिर ये जो मैंने सवाल जवाब का शुरू किया है इसे कंटिन्यू रखा जाए या फिर ना रखा जाए। इसके बारे में जो भी कुछ आपका है, आपके मन में जो भी कुछ है, आपका विचार, जो भी आपका सजेशन है, जो भी फीडबैक है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे दे दीजिए ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आपको क्या सही लगता है और मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ। रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, शुभ रात्रि।